हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल कुमार कोष्टी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 7 अगस्त 2020 है और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 7 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरे वीडियो का आने वाले वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुँच सके। और फ्रेंड्स, आप जो है वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि जो है अन्य मित्रगणों तक जो है आपके लोगों के पहुँच सके वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो है अपन चलते हैं आज के करंट अफेयर्स डिस्कशन पर। उसके पहले मैं आपको जो है बता दूं कि फ्रेंड्स, आज जो है जैसे मैं आपको बताने वाला हूं 7 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स। इसके पहले आपको पता है कि मैं आपके लिए 6 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स बता चुका हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स 6 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स जो मैं बता चुका हूं उसमें मैंने आपको एक चीज़ छोड़ी थी कि 6 अगस्त आपको पता होना चाहिए कि 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जब विश्व युद्ध चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था, आपको मैंने कल भी बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार की जो है डेट आपको याद होनी चाहिए, आपके एग्जामों में पूछी जाती है। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, जिसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। धुरी राष्ट्र में यदि देखा जाए तो जर्मनी है, इटली है, जापान है। ऐसे देशों ने जो है धुरी राष्ट्र के रूप में लड़ा था, जबकि मित्र राष्ट्र के रूप में यदि बात करें तो इंग्लैंड है, अमेरिका है और इससे संबंधित अन्य देश जो है मित्र राष्ट्रों की सेनाओं में यूरोपीय राष्ट्र जो थे वो शामिल थे। तो फ्रेंड्स, मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने उनको जो है धुरी राष्ट्र की सेनाओं को पराजित कर दिया था और उसी क्रम में चलते हुए सबसे लास्ट देश था वो जो कि था जापान। जापान ने जो है, आपको पता होगा कि अमेरिका के पर्ल हार्बर जो उसका हवाई अड्डा था अमेरिका का, वहाँ पे मतलब जो है हमला करके उसको ध्वस्त कर दिया था। इस कारण जो है अमेरिका ने जापान को अल्टीमेटम दिया था 24 घंटे का, परंतु जापान ने नहीं माना था। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नहीं माना था और फिर जो है अमेरिका ने जो है वहाँ पे परमाणु बम प्रयोग किया था। तो सबसे पहले जो परमाणु बम प्रयोग किया था तो वहाँ पे जो है 6 अगस्त 1945 को उन्होंने परमाणु बम का प्रयोग किया था, जो कि पहला उनका परमाणु बम प्रयोग था। तो इसीलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मैंने आपके लिए जो निकल गया था तो मैंने बात की कि आप लोगों को बता दूं, शायद आपके एग्जामों में पूछा जाए तो आप ज़रूर उसको जो है सॉल्व कर सको। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखना इस चीज़ को, चाहे तो आप जो है इसको नोट भी कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अपना पहले करंट अफेयर्स पे अपन जो है ध्यान देते हैं। पहला करंट अफेयर्स की बात करें फ्रेंड्स की जो है अच्छा, मैं आपके लिए बता दूं कि मेरा ये जो करंट अफेयर्स है आपके लिए MPPSC एग्ज़ाम, UPSC एग्ज़ाम एंड ऑल एग्ज़ाम जैसे कि व्यापम हैं, बैंक के एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ामों में ये करंट अफेयर्स ज़रूर काम में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो थैंक यू। आपके लिए मैं जो है पहला करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा के बारे में बात करूं फ्रेंड्स तो अभी अभी जो है नई चर्चा में, मतलब ये न्यूज़ निकल कर आई है कि वहाँ के जो राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और राष्ट्रपति जी जो रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने जो है इनका इस्तीफ़ा स्वीकार भी कर लिया है। और जब इस्तीफ़ा स्वीकार किया तो उनको निश्चित सी बात है कि कोई ना कोई नए उपराज्यपाल बनाने होंगे, तो उन्होंने मनोज सिन्हा की जो है घोषणा की है वहाँ के नए उपराज्यपाल के रूप में। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है अपना करंट अफेयर ज़रूर अपडेट कर लें कि अगले आने वाले जो उपराज्यपाल होंगे जम्मू कश्मीर के तो वो कौन होंगे, मनोज सिन्हा होंगे फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना कि जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन हुआ था, आपको याद होगा पिछला साल 2019 का 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल आया था, जिसके तहत जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 2 जो है केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। और 2 केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से थे, तो एक था जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और दूसरे यदि बात करें लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख के मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं वहाँ पे, तो वो हैं RK माथुर। तो फ्रेंड्स, याद रखना कि वहाँ के नए जो है जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं मनोज सिन्हा। उन्होंने किसका स्थान यदि वो लेंगे तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान उन्होंने लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपन। NIDM और IMD ने एक वेबिनार श्रृंखला आयोजित की है। तो पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, NIDM का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट।
फिर से सुनना फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड IMD का मतलब क्या होगा, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। फिर से सुनना, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, अर्थात हिंदी में यदि बात करें तो NIMD का जो मतलब होगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। और इसके बाद यदि अपन बात करें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, और IMD मतलब भारतीय मौसम विज्ञान अर्थात इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। चलिए फ्रेंड्स, तो इसमें हुआ क्या है तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पानी मौसम विज्ञानी खतरों के जोखिम न्यूनीकरण पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन हुआ है। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ पे जो आपदाएं हैं वो अनावश्यक रूप से इतना सारा खर्चा करा देती हैं और हमारे लिए इतना सारी मात्रा में, इतनी बहुत अधिक मात्रा में जनधन की हानि पहुँचाती हैं कि उसकी भरपाई करना सालों साल तक जो है हमें बहुत महंगा पड़ जाता है और हम सालों साल तक जो है उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं। आप देख रहे हैं वर्तमान में जिस प्रकार से कोरोना महामारी है, तो इसी की भरपाई करना हमारे लिए लगभग 10 साल लगेंगे इसकी भरपाई करने में। और ऐसी कई आपदाएं होती है जिस प्रकार से मतलब देखा जाए कि बाढ़ है, और फिर इसके अलावा यदि अपन देखें तो मतलब चक्रवात हैं, तूफान हैं, सुनामी हैं, ठीक है, मृदा स्खलन है या भूस्खलन अपन बात करें, भूकंप हैं। इस प्रकार की कई आपदाएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत सारी मात्रा में जनधन की हानि पहुंचाती हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये चर्चा करनी है कि आखिर इस वेबिनार का जो आयोजन किया गया है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किसके तत्वाधान में इनका आयोजन किया गया है और किस विभाग ने आयोजन किया है, तो मैंने आपके लिए बता दिया है। अच्छा, इसमें हुआ क्या क्या है और किन चीज़ों पर चर्चा की गई है, कैसी श्रृंखला है इस चीज़ के लिए, जो 4 श्रृंखलाओं पे इसमें बात की है इन्होंने आपदा न्यूनीकरण के लिए। तो इन्होंने बात की है आंधी और बिजली। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दिन पहले कहें कि शायद 1 या 2 मंथ पहले आपको पता होना चाहिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कई सारे लोग आंधी, बिजली और बादल के फटने से वहाँ पे लोग मारे गए थे। लगभग 70 से 80 लोगों की जो है फ्रेंड्स डेथ हुई थी। और आपको याद भी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनके लिए शोक व्यक्त किया गया था और उन्हें उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद भी पहुँचाई गई थी। ये गर्मी का समय था, शायद मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, पर मैं समझ रहा हूँ कि ये मई या अप्रैल या मई का जो है माह था, तब ये बिजली आंधी और बिजली गिरने से जो है वहाँ के लोगों की डेथ हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये भी एक प्रकार की आपदा है और इस पर भी जो है लोगों को देखना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि जो है इन आपदाओं से जो है लोगों का नुकसान ना हो। चलिए फ्रेंड, दूसरा है जैसे बादल फटने और बाढ़, तो इसके बारे में मैं चर्चा कर ही चुका हूं। अभी जैसे बाढ़ की बात करूं तो बिहार में बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आई है। लोगों को घर में जो है मतलब लोगों के रहने की जगह नहीं है, और जहां पे भी सेफ जगह है जहां पे लोगों को पहुंचाया जा रहा है, उनके घरों में पानी भर गया है, तो फिर दूसरे जगह पे जहां पे लोग जा रहे हैं, प्रवसन कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे तंबू में जो लगा के कैंप लगा के रह रहे हैं, रुकने का जो स्थान है उनका, तो वहाँ पे उनके लिए ठीक से व्यवस्था नहीं है, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं जो है लेकर आती है बाढ़ अपने साथ, और इसकी भरपाई फ्रेंड्स जो है हमें लगभग हमें तो क्या, उनके लिए लगभग 10 साल के लिए लग जाता है। तो आप ध्यान रखना, बिहार और उत्तर पूर्व जो यदि अपन कहें कि पूर्वी राज्य, इनके गरीबीपन का कारण एक प्रकार से ये भी है। ध्यान रखना, इनकी निर्धनता का कारण बाढ़ और ये प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है, बाढ़ तो सबसे ज़्यादा बिहार में आती है। आपको पता होगा वहाँ पे कोसी नदी सबसे ज़्यादा बाढ़ फैलाती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है चक्रवात और तूफान। आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ये चक्रवात और तूफान इस तरीके से आते तो कुछ समय के लिए हैं, 15 से 20 मिनट, 10 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे, लेकिन इतने ही कम समय में ये इतना सारा नुकसान पहुंचा जाते हैं कि हमें भरपाई करने के लिए लगभग सालों साल लग जाते हैं फ्रेंड्स। जिस प्रकार से आपने चक्रवातों का नाम सुना होगा, हुदहुद है, तितली है, वायु है, फोनी है, जिस प्रकार से अभी आए थे ये, तो इस प्रकार के तो चक्रवात आ चुके हैं जो काफ़ी मात्रा में जो नुकसान पहुंचाते हैं।
आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट चौथा है जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम घटना। तो ये इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसी घटना है जो हमें पता तो नहीं चलेगी, लेकिन धीरे धीरे ये जो है चेंज हो जाएगी, तो हम इसके अनुकूल नहीं रह पाएंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है फ्रेंड्स जलवायु के बारे में यदि बात करें, जलवायु परिवर्तन, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि जलवायु परिवर्तन से होगा क्या, कि या जलवायु परिवर्तन क्यों होता जा रहा है। तो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ ही जो है आपके वायुमंडल का जो है तापमान जैसे बढ़ता जा रहा है, तो आगे आने वाले समय में ऐसी गैसें जो है जमा हो रही हैं वहाँ पे मतलब वायुमंडल में, जिससे जो है वायुमंडल का तापमान काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और हमारी जो है जब तापमान बढ़ेगा तो इससे सहने की, हमारी जो है यहाँ पे रहने की अनुकूलता कम होती जाएगी, और इसी प्रकार से हमारी जब जलवायु चेंज होगी तो हमारी इससे अनुकूलता कम होती जाएगी, और इसके कारण कई प्रकार की प्रजातियाँ का जो है विलोपन हो रहा है। यहाँ से कई प्रजातियाँ जो है विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। ये भी एक प्रकार की आपदाएं हैं हमारे लिए। तो इन्हीं आपदाओं की न्यूनीकरण पर ये वेबिनार का आयोजन किया गया था फ्रेंड्स। अच्छा, आपदाओं की बात करें या आपदाओं के बारे में कंट्रोल करने के लिए, आपदाओं को और राहत पहुंचाने के लिए अपने यहाँ पे कौन सी एजेंसी है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अपने यहाँ पे एनडीआरएफ या अपन कहें कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल या राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, उसी का नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, उसी को कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ये एनडीआरएफ है। आपको पता होना चाहिए कि आपदा प्रबंधन जो अधिनियम था 2005, उसके तहत 2006 में इसका जो है गठन किया गया था। तो एनडीआरएफ का गठन कब किया गया था? 2006 में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका काम यही है होता है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य सीधा सा है बिल्कुल। ये एक मतलब जो है एक विशेष प्रकार का जो बल है जो आपदा की स्थिति में हमें क्या करता है, विशेषज्ञ प्रतिक्रिया और राहत का कार्य जो है हमें पहुंचाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका यदि मैं बात करूं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, तो एनडीआरएफ का जो आदर्श वाक्य है वो है आपदा सेवा सदैव। ध्यान रखना, फिर से सुन लेना, इसका जो आदर्श वाक्य है एनडीआरएफ का, आपदा सेवा सदैव। तो ये हमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स, आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। आज के अपन स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक लॉन्च हुई है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, ये आपके एग्जामों में पूछी जा सकती है। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक, इसके जो लेखक हैं या संपादक हैं परमेश्वर अय्यर हैं। कौन है इसके लेखक या संपादक फ्रेंड्स? परमेश्वर अय्यर। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका जो लॉन्च या मतलब इसको जो उद्घाटन किया है इन्होंने, इस पुस्तक का जो है विमोचन जो किया है, तो आपके जो है जल मंत्री जो है आपके कौन, गजेंद्र सिंह शेखावत, और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, इनके द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया है। इनके लेखक जरूर आप याद रखना, परमेश्वर अय्यर, ठीक है। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? स्वच्छ भारत क्रांति, ठीक है। तो हमारे आप इसको जो है याद करने के लिए मतलब कर सकते हैं, कोड बना सकते हैं कि हमारा जो स्वच्छता कार्यक्रम है, और वो स्वच्छता कार्यक्रम किसके भरोसे है? परमेश्वर के भरोसे है। कौन करेगा अपनी स्वच्छता? परमेश्वर। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो और ज़रूर याद रख सकते हो। आपको तो पता होगा फ्रेंड्स, अपने यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन कब चलाया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 से रेगुलर जो है आपके लिए स्वच्छ भारत मिशन की जो है शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स। और आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि रेगुलर भारत में, मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में स्वच्छ जिला, स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ जिला जो है प्रथम श्रेणी में कौन आ रहा है? अपना इंदौर शहर, जो कि कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। आज के अपने मिजोरम में थेनजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना चालू की गई है फ्रेंड्स। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, आपको गोल्फ के बारे में आपने सुना होगा। एक प्रकार का ये खेल है जिसके खेलने का परिसर क्या होता है? कोर्स। क्या होता है? कोर्स। ये कहाँ खेला जाता है? कोर्स में खेला जाता है फ्रेंड्स, याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, गोल्फ की शुरुआत हुई थी स्कॉटलैंड में। कहाँ पे हुई थी? स्कॉटलैंड में। फिर से मैं बता दूं फ्रेंड्स, कहाँ पे हुई थी इसकी शुरुआत? गोल्फ की स्कॉटलैंड में। यदि आपने ठीक से अपना जो है मैप देखा हो, और यदि आपने मतलब मैप में सही प्रकार से जाना हो, तो इंग्लैंड का जो ऊपरी भाग है उसको स्कॉटलैंड कहते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ज़रूर याद रखना आप कि इसको मतलब स्कॉटलैंड जो है इंग्लैंड का उत्तरी भाग को कहा जाता है, वहाँ पे जो है गोल्फ की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे फ्रेंड्स बात करें कि इसमें जो है क्या मतलब जो है गोल्फ की बात करें तो इसमें जो है प्रमुख खेल शब्दावली आप सुन लीजिए, आपके एग्जामों में पूछी जा सकती हैं। जैसे गोल्फ के लिए है बोगी, फोरसम, स्टाइमी टी, पुट हॉल, पुटिंग, द ग्रीन, बंकर, कोर्स, लाई, पोस्ट। इस प्रकार की शब्दावलियाँ जो हैं गोल्फ खेल से संबंधित है फ्रेंड्स, आप ज़रूर इस चीज़ को याद रखना, ये आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं अपने। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना थी, इसका जो उद्घाटन किया था पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा। आपके पता होगा सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री कौन है आपके, प्रहलाद पटेल, इनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था मिजोरम में थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना। इसमें मंजूरी मिली है इनको न्यू इको टूरिज्म के एकीकृत विकास के तहत मंजूरी मिली है इनको। अच्छा, गोल्फ कोर्स का जो डिजाइन करेंगे तो कौन करेंगे, ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स। फ्रेंड्स ये ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स ये कंपनी है कनाडा की, जो वहाँ पे गोल्फ रिजॉर्ट को जो है डिजाइन कर रही है। तो अच्छी बात है फ्रेंड्स, वहाँ पे इको टूरिज्म में बढ़ेगा इसके साथ, और खेल के प्रति जो है आपका विश्वास और मनोरंजन का एक साधन वहाँ पे जो है डेवलप होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे अपने। बंगस आवाम मेला, फिर से मैं बता दूँ, बंगस आवाम मेला, इसका उद्घाटन हुआ है हंदवाड़ा। कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स, हंदवाड़ा। हंदवाड़ा कहाँ का है, जम्मू कश्मीर। अभी मैं आपको बता चुका हूं जम्मू कश्मीर के बारे में कि यहाँ के नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं, मनोज सिन्हा। 2 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया था फ्रेंड्स यहाँ पे, जिसका नाम है बंगस आवाम मेला। 3 से 4 अगस्त 2020 तक ये चला था फ्रेंड्स वहाँ पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगस आवाम मेला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो आप निश्चित वहाँ पे बता देंगे। इसका जो उद्घाटन है हंदवाड़ा जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स। चलिए ये हुआ आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको अच्छा वीडियो पसंद आया हुआ तो आप ज़रूर जो है इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द, ताकि और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो है आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके फ्रेंड्स। मैं काफ़ी टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, और इस प्रकार का करंट अफेयर्स आप जो है अपने नोट भी कर लीजिएगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप जो है ज़रूर मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और यदि किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में सेक्शन में लिखें कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, तो मैं ज़रूर आपके लिए जो है बनाकर और पूर्णतः कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम पूर्ण तरीके से जो है सॉल्व हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।